हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन टू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है न्यू इंसाइट्स इनटू जियोलॉजी या भूविज्ञान में नई अंतर्दृष्टि। तो ये टॉपिक हाल ही में क्यों डिस्कशन में रहा, इससे संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं और इससे प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अनअकैडमी। ये ट्रू एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग जुड़ें और इसका बेनिफिट लें और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यू इंसाइट्स इनटू जियोलॉजी। तो सबसे पहले कि ये हाल ही में डिस्कशन में क्यों रहा। ठीक है, तो हाल ही में ये डिस्कशन में इसलिए रहा क्योंकि गोवा में एक है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, NCPOR। ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के वैज्ञानिकों की एक टीम के द्वारा हाल ही में एक स्टडी की गई और उसमें ये कहा गया कि जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी गति में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि या न्यू इंसाइट जो है वो प्रदान की गई है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं NCPOR या नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये गोवा में है। ठीक है, तो ये गोवा में, तो इसकी स्थापना जो है वो 25 मई 1998 को अर्थ साइंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसका पूर्व में नाम था महासागर विकास विभाग, और इसके एक स्वायत्त अनुसंधान या ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी और इसे अंटार्कटिक में भारत के स्थायी स्टेशन का जो रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय या क्रियान्वयन, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर एंड कन्वीनर है ना, ये इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अंटार्कटिका में जो 2 भारतीय स्टेशन हैं, मैत्री एंड भारती, इनका साल भर का रखरखाव इस केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है और ध्रुवीय अनुसंधान के सभी विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान करने के लिए मैत्री की स्थापना की गई थी 1989 में और भारती की स्थापना की गई थी 2011 में। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें पहली चीज़ आती है बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह की ओर गर्म और निम्न घनत्व वाले मैग्मा या प्लम के उछाल से व्यापक ज्वालामुखी और समुद्र तल के ऊपर समुद्री पर्वतों और ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इनर लेयर ऑफ अर्थ की ओर से मैग्मा या प्लम के उछाल से व्यापक ज्वालामुखी प्लस समुद्र तल के ऊपर जो समुद्री पर्वत और वोल्केनोज रेंज का या ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। और कई बार मैग्मा का जो उत्प्लावक बल है वो स्थल मंडल को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं होता, तो ऐसे मामलों में प्लम सामग्री को उपलिथोस्फेरिक गहराई पर डंप करते हैं और जब स्थल मंडल के ऊपर
स्थित टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो वो अपने साथ जमा हुई सामग्री को भी खींचती हैं। अब यहाँ पर एक ये मौलिक प्रश्न है कि जो पृथ्वी की प्रक्रियाओं को समझने में अभी बाकी है वो ये है कि प्लम के साथ प्रारंभिक प्रभाव के बाद एक टेक्टोनिक प्लेट प्लम सामग्री को उसके आधार पर कितनी दूर तक खींच सकती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट प्लम मटेरियल या प्लम सामग्री को उसके आधार पर कितनी दूरी तक खींच सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्टडी की गई है उसको हम देखें। तो अब यहाँ पर जो स्टडी हुई है तो इसमें IODP क्या है? इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने IODP के तहत एक अभियान के दौरान हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज के पास से एकत्र किए गए जो इग्नियस चट्टानों के नमूनों का अध्ययन किया। और यहाँ पर 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में या इंडियन ओशन में लगभग 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समानांतर या इसके पैरेलल स्थित एक असिस्मिक रिज है। ठीक है, इसकी लंबाई या लेंथ जो है वो लगभग 5000 किलोमीटर और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है या एवरेज ब्रेथ हम देखें तो ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान या मैग्मेटिक चट्टान 3 प्रमुख चट्टानों में से एक है और दूसरी जो है वो अवसादी और कायांतरित जिसको हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो है वो मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनता है। ठीक है, जांच से ये भी पता लगा कि कुछ बेसाल्टिक नमूने अत्यधिक क्षारीय थे या अल्कलाइन थे और उनमें केर्जुलेन हॉटस्पॉट जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में केर्जुलेन पठार पर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट है उसके नमूनों के समान यहाँ पर संयोजन था। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं केर्जुलेन जो कि केर्जुलेन हॉटस्पॉट। तो ये केर्जुलेन हॉटस्पॉट कहाँ पर है? साउथ इंडियन ओशन में केर्जुलेन पठार पर ये एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्षारीय नमूनों की न्यूनतम आयु है वो लगभग 58 मिनिमम एज हम देखें तो इसकी मिनिमम एज 58 मिलियन ईयर्स थी जो कि 90 ईस्ट रिज के आसपास का जो समुद्री क्रस्ट है ये लगभग 82 से 78 मिलियन ईयर्स पुराना है, इससे काफ़ी कम थी। इस स्टडी का दावा ये भी है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो समकालीन में बहुत तेज़ी से उत्तर की ओर बढ़ रही थी उसने भारतीय स्थलमंडल के नीचे 2000 किलोमीटर से अधिक गहराई से काफ़ी मात्रा में केर्जुलेन प्लम सामग्री को खींच लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा जो केर्जुलेन प्लम मटेरियल है उसको खींचा जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर गहरे भ्रंशन के बाद पुनः सक्रियण से अंतर्निहित प्लम सामग्री पर कम दबाव ने इसे पिघलने से रोक दिया और इसके कारण
58 मिलियन साल पहले 90 ईस्ट रिज के पास मैग्मेटिक सेल्स और लावा का जो फ्लो है उसके रूप में ये स्थापित हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है या जो इनर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहली चीज़ आती है क्रस्ट। तो पृथ्वी की बाहरी सतह की परत को क्रस्ट कहा जाता है और महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्रस्ट को 2 परतों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो डिवाइडेड into 2 parts in continental areas। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपर लेयर होती है इसकी विशेषता कम घनी और दानेदार होती है, तो इसको हम सियाल का मतलब क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के रूप में जाना जाता है। जबकि जो लोअर लेयर होती है वो सीमा या सिलिका प्लस मैग्नीशियम के रूप में जानी जाती है। तो ये क्रस्ट जो है वो महाद्वीपों के नीचे 30 या 40 किलोमीटर तक और महासागरीय घाटियों के नीचे लगभग 10 किलोमीटर तक फैली होती है। दूसरी यहाँ पर आती है मेंटल। तो मेंटल जो है वो पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित है और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है और इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, इनके बीच की सीमा जो है वो लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर है और ऊपरी मेंटल में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है एस्थेनोस्फेयर। ये ऊपरी क्षेत्र होता है और ये 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और ये क्षेत्र ज्वालामुखी विस्फोट के लिए लावा प्रदान करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस एरिया प्रोवाइड्स लावा टू वोल्केनिक एरप्शन। ठीक है, अब तीसरी चीज यहाँ पर आती है कोर। तो कोर जो है ये भी बेसिकली इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर का मिक्सचर है और ये पृथ्वी के वॉल्यूम का लगभग 16% और मास का या द्रव्यमान का लगभग 33% हिस्सा होता है। तो मेंटल की तरीके से कोर को भी 2 परतों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो कोर भी यहाँ पर 2 भागों में है, जैसे एक्सटर्नल कोर और इंटरनल कोर। ठीक है, तो एक्सटर्नल कोर जो होती है वो निकल के साथ मिश्रित लोहे से बनी होती है, तो इसको हम शॉर्ट में निफे या निकल प्लस आयरन के से कहते हैं और हल्के तत्वों की मात्रा का ये पता लगाती है। बाह्य कोर में पर्याप्त दबाव नहीं होता है और वो ठोस में परिवर्तित हो जाए और यही कारण है कि वो तरल अवस्था में है, भले ही इसकी आंतरिक संरचना कोर के समान। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स में देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आता है, इसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इसके बाद जियोलॉजी या भूविज्ञान, इसके बाद वोल्केनो या ज्वालामुखी, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर आएगा। मेंस लेवल पर हम देखें तो रोल ऑफ मैग्मा इन द मेकिंग ऑफ वोल्केनो,
मतलब ज्वालामुखी के निर्माण में मैग्मा की भूमिका। और अगली चीज आती है पृथ्वी की संरचना में। पृथ्वी की संरचना में विभिन्न परतें, ठीक है। फिर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का प्रभाव, ठीक है। और अगली चीज आती है यहाँ पर महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो जियोलॉजी में न्यू इंसाइट या नई अंतर्दृष्टि की बात थी उसको समझने की कोशिश की। इसके जो मेन पॉइंट्स थे उसको